नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास एजू हब के इस डिजिटल मंच पे। मैं कमल बाजिया और आप मेरे साथ देख रहे हैं 6th ग्रेड थर्ड टास्क आधारित टेस्ट सीरीज 1.0 के L2 के मैथ्स के क्वेश्चनों का मैं सॉल्यूशन आपको करवाने जा रहा हूं। देखो, पहला क्वेश्चन अपना क्या है। पहला क्वेश्चन ये है कि 0 पॉइंट डीसीएबी डीसीएबी डीसीएबी, यहां डीसीएबी का रिपीटेशन हो रहा है और डीसीएबी का रिपीटेशन हो रहा है तो अपन इसको इस पे बार लगा सकते हैं और 0 पॉइंट डीसीएबी डीसीएबी पर अपन क्या लगा सकते हैं, बार। जितने डिजिट की रिपीटेशन होती है, क्योंकि इसने कहा है कि एबीसीडी अलग अलग अंक है, वो बात की है, जिनमें सभी शून्य नहीं है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर अगले ने लिख रखा है 31/1111। ओके, हाँ जी। अब देखो, अब अपन इसको आवर्ती दशमलव बार को सोल्व करते हैं और आवर्ती दशमलव बार की एक सिंपल प्रॉपर्टी होती है कि जितने अंकों पर बार है उतने नीचे क्या लगा दो, 0 लगा दो। तो डीसीएबी पर जितने अंकों पर बार है उतने नीचे क्या लगा दिए, 0। ये लो जी, सॉरी, जितने अंकों पर बार है उतने नीचे 9 लगा दो, लगा दिए। अब मुझे नीचे भी 9 बनाना है तो मैं एक काम कर लूं, ऊपर भी 9 से गुणा और नीचे भी 9 से गुणा। तो नीचे तो 4 9 आ गए, तो 9999 आ गए। ऊपर आ गया 9 9 27 से एक अंक की कमी पड़ रही है तुलना के लिए। अगर हम तुलना करें तो एक अंक की कमी पड़ रही है और जिस अंक की कमी खल रही है उसको अपन क्या लगा दे, 0। और 0 लगाते ही ये नीचे वाला तो बैलेंस होके गया। और बताओ डी का मान तो कितना आ गया, 9। तो डी बराबर तो 9 आ गया। और ए बराबर कितना आ गया, सॉरी डी बराबर नहीं, बी बराबर है ये। बी बराबर तो 9 आ गया। बी बराबर 9 आ गया तो ए बराबर कितना आ गया, 7। और सी बराबर कितना आ गया, 2। और डी बराबर कितना आ गया, 0। देन यहां से हमें पूछा है कि एडी प्लस बीसी अपॉन ए प्लस सी का मान क्या होगा। एडी, बताओ बंधु, एडी को गुणा करेंगे, एडी को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 प्लस बीसी, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18 बट्टे ए प्लस सी, इन दोनों को गुणा करो, सॉरी, इन दोनों को जोड़ दो, ए प्लस सी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 और 2 कितना, 9। और 18 में 9 का भाग देंगे तो उत्तर कितना आना चाहिए, 2 राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन में। नेक्स्ट, इसके बाद में अगला क्वेश्चन, गैर शांत मतलब नॉन रिपीटेबल, सॉरी नॉन रिपीटेबल है, और गैर पुनरावर्त और गैर शांत, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि गैर शांत, देखो बंधु, 2 प्रकार के शब्द होते हैं, एक होता है शांत और एक होता है अशांत। इस अशांत जो नॉन टर्मिनेटिंग है, इस अशांत को ही अगला क्या बोल सकता है, गैर शांत बोल सकता है। ओके, अशांत में 2 प्रकार के दशमलव होते हैं, एक होते हैं पुनरावर्ती, एक होते हैं पुनरावर्ती, एक होते हैं पुनरावर्ती रहित। और जो पुनरावर्ती रहित जो होते हैं उन्हीं के लिए इसने शब्द चुना है गैर पुनरावर्त। गैर पुनरावर्त, पुनरावर्ती रहित को गैर पुनरावर्त बोला है। और गैर पुनरावर्त जो होते हैं वो हमेशा हमेशा पुनरावर्ती रहित होती है, वो इरेशनल होती है, अपरिमेय संख्याएं होती है। और अपरिमेय संख्याएं होती है, काफी बार इनके बारे में चर्चा हो गई। तो अपरिमेय संख्या में जाना जाएगा, किस में जाना जाएगा, अपरिमेय संख्या में। नेक्स्ट, इसके बाद में अगला क्वेश्चन, किसी संख्या के वर्गमूल का 1/3 0.001 है, तो मान लिया वह संख्या क्या है, x है। उस x के वर्गमूल का 1/3, वर्गमूल का कितना, 1/3, का मतलब गुणा 1/3 है, 0.001 है। ओके बंदो, इस 3 को उधर गुणा कर दो तो √x बराबर आएगा 0.003। और दोनों तरफ अगर वर्ग करूंगा, दोनों तरफ यदि मैं वर्ग करूंगा तो दोनों तरफ जैसे ही स्क्वायर करूंगा, इस √x का स्क्वायर होगा तो ये x निकल कर आएगा, लेकिन 0.003 का स्क्वायर होगा तो ये 3 का स्क्वायर 9 होता है। और 3 और 3 6 अंकों बाद में दशमलव लगेगा, ये लो 6 अंकों बाद में दशमलव, तो 0.000009 उत्तर आएगा।
तो 6 जीरो नहीं है इसमें, ओनली कितने जीरो है, 4 जीरो। इसमें 3 जीरो हैं तो अपन को सॉरी 5 जीरो चाहिए, तो इसका मतलब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, वो तो होना ही नहीं है, नन ऑफ दीज। इसका ऑप्शन ये होता तो ये क्या माना जाता, सही। किस संख्या, तो वह संख्या x है। हाँ जी, ये 3 फॉर्मेट होते हैं, आपको पता होना चाहिए। अंडररूट में अगर आपको कह दिया कि 7 अंडररूट 7 डॉट 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 इंफिनिटिव टर्म होती है, तो राइट आंसर कितना आता है, 7 ही आता है। और अंडररूट में 30 प्लस अंडररूट में 30 प्लस अंडररूट में 30, इस प्रकार का सिस्टम होता है, तो अपन कहते हैं राइट आंसर बड़े वाला आएगा 6, क्योंकि इनका प्रोडक्ट ले लेते हैं। 6 और 5 लगातार संख्याओं के गुणनफल में प्लस है तो बड़े वाला आता है, और माइनस होता है तो 30 से सॉरी माइनस से 30 माइनस से 30 माइनस से 30 ऐसे चलता है, तो इसका आंसर आता है 5 छोटे वाला। दो लगातार संख्याओं का गुणनफल होना चाहिए और उसमें छोटा आंसर आता है जब माइनस का चिन्ह होता है। और ऐसा केसेस होता है कि 30 अंडररूट 30 अंडररूट 30 ऐसे ही लगाया हुआ होता है, अनंत तक नहीं होता है, तो 30 की पावर 2 की पावर 3 माइनस 1 बटा 2 की पावर 3, इसका मतलब 30 की पावर 7 बटे कितना आ जाएगा, 8 राइट आंसर होगा। कहने का मतलब ये 4 केस आपको याद रखने हैं। फर्स्ट केस, जब कोई भी संख्या बार बार रिपीट हो और अनंत तक जाए और गुणा में हो, तो वो खुद उत्तर होती है। प्लस का चिन्ह है तो बड़ा उत्तर और माइनस का चिन्ह है तो छोटा। गुणा में हो लेकिन लिमिटेड टर्म हो, 3 या 2 या 4 जो भी है, तो ऐसे पावर में ऐसे सॉल्यूशन होता है। ये क्यों होते हैं, सबका सॉल्यूशन होता है और सबका रीजन होता है। इसमें तो कहते हैं अनंत पदों की सीरीज है तो इसको x के बराबर मान लो, एक पद को छोड़ के बाकी को x के बराबर मान लो। इतना डिटेल डिस्कशन आपने सही सुन रखा है, पढ़ रखा है, तो क्या ही को करना, अपन सीधा राइट आंसर कर देते हैं, कौन सा, 6। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है कि वो 30 वाला आ गया। दो लगातार संख्याओं का प्रोडक्ट ले लीजिएगा। दो लगातार का क्यों लेते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है इसमें आगे जाके, और उनका अंतर एक ही चाहिए अपन को, तो इसीलिए लगातार होनी चाहिए। 6 और 5 और प्लस का चिन्ह है तो बड़े वाला उत्तर यहां भी कितना होगा, 6 होगा। पीछे वाले क्वेश्चन में भी 6 आया क्योंकि बार बार रिपीटेशन 6 की हो रही थी। आगे वाले क्वेश्चन में भी 6 आया क्योंकि बड़ा मान यहां पे क्या है, 6 है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट इसके बाद में अगला प्रश्न है कि 8 की पावर x प्लस 1 बराबर 64 है। 8 की पावर x प्लस 1 बराबर कितना है, 64। तो आपको एक काम कर लेना चाहिए, 8 की पावर x प्लस 1 को 64 को 8 की पावर 2 लिख देना चाहिए, और आधार समान है तो घात भी समान कर देनी चाहिए। x प्लस 1 को 2 के बराबर कर देना चाहिए, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1। और x बराबर 1 आएगा तो 3 की पावर 2x प्लस 1 का मान चाहिए। 3 की पावर 2 एकम 2 प्लस 1 3, तो 3 की पावर 3 कितना होता है, 27 होता है। राइट आंसर कौन सा होगा, सी हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कि x की पावर n माइनस x y की पावर n पूर्णतः विभाजित होगा, जहां n का मान क्या है, विषम है मेरे बंधु, ओड है। ये आपको 3 केसेस याद रखने हैं, दोबारा बता देता हूं, कई बार बता दिया होगा। 17 की पावर 17 माइनस 5 की पावर 17 ऑलवेज 17 माइनस 5 से विभाजित होगा। 17 की पावर 17 प्लस 5 की पावर 17 ऑलवेज 17 प्लस 5 से विभाजित होगा। और 17 की पावर 16 माइनस 5 की पावर 16 ये दोनों से विभाजित होगा। 17 प्लस 5 से भी विभाजित होगा और 17 माइनस से 5 से भी विभाजित होगा। क्या है इनका मेन रीजन, वो तो बंधु सर्वसमी का है कि क्वेश्चन में बहुत भारी पड़ेगा, फालतू में डिटेल सॉल्यूशन हो जाएगा, लंबा जाएगा। शायद इस टेस्ट सीरीज में किसी न किसी वीडियो में चर्चा कर ली इन चीजों की। ओके, आप अगर कंटिन्यू बने हुए हैं हमारे यूट्यूब सॉल्यूशन से, तो आपने किसी न किसी सेशन में ऐसे सुना है, आपने उसको नोट भी किया होगा, अलग से भी लिखा होगा। बंधु कहते हैं कि घाते विषम हो और बीच में चिन्ह माइनस का हो तो अंतर से विभाजित है,
और घातें विषम हो और बीच में चिन्ह प्लस का हो तो प्लस से विभाजित है, और घातें सम हो और बीच में चिन्ह माइनस का हो तो प्लस से भी और माइनस से भी क्या होते हैं, विभाजित। ये कहता है कि घातें तो विषम है, तो x की पावर n माइनस वाई की पावर n, x की पावर n माइनस वाई की पावर n, यदि ये n हमारे पास में विषम है, n विषम है, तो मेरे बंधु x माइनस वाई से ही विभाजित होगा। राइट आंसर यहां पे c ही होगा। अगर ऐसा होता x की पावर n माइनस से सॉरी प्लस वाई की पावर n और अभी भी घातें क्या होती, विषम होती, तो माइनस नहीं सिर्फ प्लस वाले से ही विभाजित होता। और बंधु x की पावर n माइनस वाई की पावर n में अगर ये घातें सम हो जाती, सम होते ही दोनों के ऑप्शन खुल जाते हैं, x प्लस वाई के भी सॉरी तथा x प्लस वाई के भी तथा x माइनस से y के भी, दोनों के ऑप्शन खुल जाते हैं। तो यहां दोनों के ऑप्शन नहीं खुलेंगे क्योंकि चिन्ह सॉरी घात कैसी है, विषम है। ओके, सर्वज समीकरण से इनका सॉल्यूशन होता है। ऐसा क्यों होता है इनके लिए, तीन बातें याद रखना। मैंने कह दिया गुणनखंड ज्ञात करो तो ऑप्शनों को वापस गुणा करो। a को a से गुणा करेंगे मेरे बंधु a स्क्वायर, a को 1 से गुणा करूंगा प्लस का कितना आएगा a। प्रश्न में प्लस का a चाहता है क्या आप बताओ, प्रश्न में माइनस का a चाहता है, इसका मतलब पहला ऑप्शन तो अवॉइड करो। दूसरे ऑप्शन से a को a से गुणा करो a स्क्वायर, a को माइनस 1 से गुणा करो, माइनस a अभी भी है। b को a से गुणा करो प्लस का a b, और b को माइनस 1 से गुणा करो माइनस का b। क्वेश्चन वापस बन गया आपका, प्रश्न बन गया, जिस बहुपद का गुणनखंड पूछा है वो बहुपद बन गया। तो राइट आंसर कौन सा होगा, बी होगा। राइट आंसर कौन सा होगा मेरे भाई, बी हो जाएगा यहां पे। ठीक है, इसका अनोदर तरीका एक, चार चार तरीके बताए हुए गुणनखंड के। एक तरीका ये भी लगा सकते हो मेरे भाई, ए स्क्वायर प्लस ए बी इधर ले लो, माइनस बी माइनस ए इधर ले लो, ए कॉमन ले लो तो ए प्लस बी आ जाएगा, और यहां से माइनस ए कॉमन ले लो तो बी प्लस ए आ जाएगा। ए प्लस बी बोलो चाहे बी प्लस ए बोलो, बात तो एक ही है, a माइनस 1 आ जाएगा। ये राइट आंसर कौन से ऑप्शन में पड़ा है, ऑप्शन नंबर 2 में पड़ा है। नेक्स्ट इसके बाद में अगला, निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन सा बहुपद है। बंधु बहुपद में चर राशि की घात, किसकी घात है, चर राशि की घात, चर राशि की घात, वेरिएबल चर की घात, चर राशि की घात पूर्णांक हो सॉरी पूर्ण संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है, पूर्ण संख्या ही होती है। लाइक 0 1 2 ऐसे ही होती है, पूर्ण संख्या ही होगी, कभी भी भिन्न नहीं होगी, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, अंडररूट वगैरह कुछ नहीं लगेंगे। तो बताओ बंधु, यहां पे ये है, इसमें इसको x की घात को ऊपर ले जाएंगे तो -1 होगी, इसका मतलब बहुपद नहीं है। ये x की घात 1/2 है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये भी नहीं है बहुपद। बंधु ये बहुपद होगा क्योंकि यहां पे x की घात 2 है और यहां x की घात कितनी है 1, यहां x की घात 0 लिख दूं, सही बात है। ये अंडररूट x मतलब x की घात 1/2, बहुपद c है, बाकी कोई बहुपद नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद में अगला प्रश्न, रेखिक समीकरण के कितने हल हैं। यह प्रश्न मैंने 2 बार दे दिया है, गलत नहीं होना चाहिए, आए तो किसी भी रेखिक समीकरण, एक रेखिक समीकरण के, एक रेखिक समीकरण के, एक रेखिक समीकरण के, एक रेखिक समीकरण के अनंत हल होते हैं, अनंत हल होते हैं। एक रेखिक समीकरण के अनंत हल होते हैं। आप कहें कि सर कैसे, क्योंकि रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। रेखा पर कितने बिंदु होते हैं, रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं, रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं तो हम क्या करें, रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं तो प्रत्येक बिंदु रेखा को संतुष्ट करता है। वे प्रत्येक रेखा को क्या करते हैं, वे प्रत्येक रेखा को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं।
वे प्रत्येक रेखा को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं। तो हल भी अनंत होंगे। तो अपन कहेंगे अतः अतः अनंत हल होंगे। कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे। सही बात है साहब। किसी भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कार्तीय निर्देशांक तल में अपन कह सकते हैं कि कोई रेखा जिधर से होकर गुजरती है, कोई रेखा जिधर से होकर गुजरती है, उस रेखा पर न जाने कितने बिंदु होते हैं जो उस रेखा को क्या करते हैं मेरे भाई, संतुष्ट करते हैं। ये हर बिंदु पर x और y की वैल्यू होती है। इन हर बिंदु पर x और y की क्या होती है, वैल्यू होती है। इन हर बिंदुओं पर मेरे बंधु x और y की वैल्यू होती है। इन हर बिंदुओं पर x और y की क्या होती है, वैल्यू होती है, जो हर वैल्यू इस रेखा को क्या करती जाती है, संतुष्ट है। तो अनंत हल होते हैं। आपको कोई पूछे रेखा के कितने हल हैं, अनंत हल है। ये प्रश्न दो तरीके से पूछा है मैंने। इस बार रेखा देकर पूछा है कितने हल हैं। पिछली बार मुझे याद है मैंने पूछा था रेखिक समीकरण के कितने हल होते हैं। ऐसे तो इन्फिनेटिव सॉल्यूशन होते हैं। और नेक्स्ट अगला आपको ये बोला है कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक सर्व समीका है। मेरे बंधु समीकरण सर्व समीका और एस समीका में क्या फर्क होता है। समीकरण सर्व समीका, समीकरण सर्व समीका और एस समीका, समीकरण सर्व समीका और एस समीका में क्या अंतर होता है। समीकरण इक्वेशन सर्व समीका आइडेंटिटीज और एस समीका इनइक्वलिटीज। समीकरणें क्या होती है, समीकरणें कोई निश्चित मान ग्रहण करती है। समीकरणें निश्चित मान ग्रहण करती है और सर्व समीका अनंत मान ग्रहण करती है, अनंत मानों को ग्रहण करती है। और एस समीका ये होती है वो एक सीमा के बाद में, एक सीमा के बाद, एक सीमा के बाद अनंत मान ग्रहण करती है, अनंत माने ग्रहण करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करूं कि 2x स्क्वायर प्लस से 5x से, इतनी कॉम्प्लिकेटेड न लेकर सिंपल ले लूं, 2x माइनस 12 बराबर 0, केवल एक मान लेगी x बराबर 6 ओनली, x बराबर 6 ओनली। सर्व समीका क्या होती है, सर्व समीका होती है बंधु चर का कोई भी मान ग्रहण कर सकती है। जैसे x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर होता है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तुम में जो जी में आए वो मान रखो, x का मान जो जी में आए वो रख दो। 5 रख दो, 5 प्लस 1 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, 5 दूनी 10 35 और 1 36। मतलब कोई भी मान x के अनंत मान ग्रहण कर सकती है, x के अनंत मान ग्रहण कर सकती है, कुछ भी मान। एस समीका की एक प्रॉब्लम होती है कि एस समीका जैसे 3x माइनस 15 ग्रेटर देन 0, 3x ग्रेटर देन 15, x ग्रेटर देन 5। कहने का मतलब एस समीका ये कहती है x का मान जो होगा, x का मान 5 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, 5, 5.5, 5.9, 6, 7, 8, कुछ भी एक सीमा के बाद में। यह कह रहा है कि यह एक सर्व समीका कब होगी, इसको सर्व समीका के एहसास कब होगा, इसको सर्व समीका का एहसास तब होगा जब ये चर के हर एक मानों के लिए सत्य होगी। ये चर के हर एक मानों के लिए सत्य इतनी आसानी से नहीं होगी बंधु। जब a, b और c तीनों 0 हो जाएंगे, जब a 0 होगा तो ये 0x स्क्वायर प्लस a, 0x प्लस 0 बराबर 0। अब चर का कुछ भी मान रख दो, ये चर का हर एक मान के लिए संतुष्ट है। x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर देखना 0 गुणा 9 प्लस से 0 गुणा 3 प्लस 0 बराबर 0। ये बात सत्य है कि 0 बराबर क्या आ रहा है 0। x बराबर 3 नहीं,
x बराबर 7 ले लो, चाहिए 7 पर x बराबर 7 पर 0 गुणा 49 प्लस 0 गुणा 7 प्लस 0 बराबर 0। हमने इलाज ही कर दिया इसका पूरी का। ये हर मान सत्य हैं, हर मान सत्य हैं कि एबीसी को 0 कर दो, ये अपने आप में सर्वसमीका बन जाएगी। x का कोई भी मान रखो सर्वसमीका होगी। ये तो द्विघात समीकरण का हल है, ये नहीं होगा, ये सारे नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, 56 संतरे बेचने पर एक दुकानदार को 7 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। मेरे बंधु लाभ प्रतिशत बताना है आपको। लाभ का सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस से क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस से क्रय मूल्य। ओके, ये कहना ये चाह रहा है कि 56 संतरे बेचने पर, 56 संतरे आपने बेचे तो 56 संतरे खरीदे, फ्री में तो मिले नहीं, और 7 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर, 7 संतरों का विक्रय मूल्य होगा 7 एसपी, और 56 संतरों का विक्रय मूल्य 56 एसपी माइनस 56 संतरों का क्रय मूल्य 56 सीपी। ये 56 सीपी इधर आ जाएगा, ये तो अपनी जगह आ जाएगा चिन्ह प्लस का करके। 7 56 में से घटेगा तो 49 ही बचेगा एसपी के लिए। ओके, तो बताओ सीपी और एसपी का रेशियो कितना आएगा यहां से, 49 रेस टू कितना आएगा 56, क्योंकि लाभ तो तय था 7 का, लेकिन ये 7 का लाभ कितने पर होगा बंधु, 49 पर होगा। कितने पर होगा, 49 पर होगा। 56 संतरे बेचने पर 7 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ का सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और 56 बेचे तो 56 एसपी, 56 खरीदे 56 सीपी, और 7 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर तो 7 एसपी हो गया। अब मेरे बंधु बता यहां से कि मैंने ये 7 एसपी उधर 56 में से घटाया तो 49 एसपी, और 56 सीपी इधर आ गया, 56 उधर 49 इधर, इनटू क्या कर दिया 7। 7 का भाग 49 में 7 बार, तो 1/7 गुणा 100, और 100 में 7 का भाग लगाते हैं, 14 7 98, और 2 बट्टे कितना हो गया 7। 14 से ही 2/7 प्रतिशत का क्या होगा बंधु, लाभ हो जाएगा यहां पे आपको, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में अगला प्रश्न, किसी धनराशि पर वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का, किसका बंधु, प्रिंसिपल का 25/16 है। इसका मतलब एसआई जो है, एसआई है वो प्रिंसिपल का ही 25 बटे कितना है बंधु 16। इट मीन्स ये 16 इधर गुणा कर दोगे तो 16 एसआई बराबर 25 प्रिंसिपल, और हमें प्रिंसिपल और एसआई का रेशियो मिल गया। प्रिंसिपल मूलधन कितना होगा 16, तो साधारण ब्याज कितना 25। अब आपको क्या चाहिए, यदि दर प्रतिशत और वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर है तो ब्याज की दर का सूत्र होता है 100 इंटू साधारण ब्याज बटे मूलधन इंटू समय, और आर बराबर 100 इंटू साधारण ब्याज 25 है और मूलधन 16 है, और समय की जगह आर लिख दो क्योंकि दोनों मान सेम ही है। आर से आर गुणा होगा तो आर स्क्वायर बराबर है 100 गुणा 25 बटे कितना आ जाएगा 16। दोनों तरफ वर्गमूल लूंगा तो आर स्क्वायर का वर्गमूल आर है, 100 का वर्गमूल 10, 25 का 5 और 16 का 4। आर बराबर आएगा 2 का भाग 5 बार, 5 5 25, 2 का भाग 2 बार। आर बराबर 12.5% दर आएगी, और समय अगर आपसे कोई पूछे तो आप 12.5 वर्ष दे सकते हो। क्या दे सकते हो 12.5, क्योंकि इसने खुद ने कहा है कि दर प्रतिशत और वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्याओं के मान बराबर हैं, तो राइट आंसर यहां पे 12.5% हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई धन 20 वर्ष में 5 गुना होता है तो 8 गुना होने में कितना समय लगेगा। हाँ जी, गुणा ब्याज और आरटी, तो बताओ बंधु यहां से कि कह रहा है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 20 वर्ष में कोई धन 5 गुना होता है, तो अगला कह रहा है कि 8 गुना होने में कितना टाइम लगेगा।
5 गुना का मतलब ब्याज 4 और 8 गुना का मतलब ब्याज कितना 7। आपने किसी को 1 रुपया दिया और वो 5 रुपए बन गया, इसका मतलब ब्याज 4 रुपए बन गया, और 8 गुना हो गया इसका मतलब ब्याज 7 है। वज्र गुणा कर देते हैं, कई बार चर्चा हो चुकी है ऐसे प्रश्नों की, इसलिए मैं थोड़ा लाइटली बता रहा हूं। 4x बराबर है 20 इंटू कितना 7, और x बराबर 4 का भाग 5 बार 5 इंटू 7, तो x बराबर कितना आ गया 35 वर्ष में राइट आंसर कौन सा होगा बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, सालाना चक्रवर्ती गणना करते हुए 10% वर्ष से प्रतिवर्ष वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2000 रुपए से कितने वर्षों में 662 रुपए ब्याज मिलेगा। 2000 रुपए मूलधन को हम लोग ऊपर ही ऊपर लिख लेंगे। 2000 रुपए को हमने मूलधन मान के ऊपर ही ऊपर लिख लिया, और हम देखते हैं कि कितने सालों में प्रतिवर्ष गणना करते हुए 662 रुपए ब्याज मिल जाता है। 10% की दर को भिन्न में लिखें तो 10% ब्याज लगने का मतलब है 100 पर 10 लगता है, तो 10 पर कितना लगता है 1, और 10 पर 1 रुपया ब्याज लगता है तो 2000 पर कितना लगेगा 200। सेकेंड ईयर में 200 फिर लगेगा, और 200 का इंटरेस्ट सालाना चक्रवर्ती गणना कर रहे हो तो 200 का 20 और लगेगा। 2 साल में बंधु 420 ब्याज आया, इसका मतलब 2 साल तो उत्तर नहीं है। तीसरी साल में फिर आपके पास में कितना आया, तीसरी साल में फिर 200 आया, और 200 पर 20 आया, और 20 पर 1/10 के हिसाब से कितना आया 2 रुपए, तो 660 और 2 62, 662 रुपए ब्याज तो हमें मिल गया, लेकिन ये 662 कितने वर्षों में मिला है 3 वर्षों में 662 मिला है। ये पड़ा 600 और ये पड़ा कितना 62, तो 662 रुपए ब्याज मिला है आपको कुल 3 सालों में। नेक्स्ट अगला, एक भिन्न के अंश में 15% वृद्धि कर दी, कोई भी मूल भिन्न मान ली x बटा कितनी y। अंश में 15% वृद्धि कर दी और हर में 8% कमी कर दी। मेरे बंधु किसी भी भिन्न का अंश होता है वो 100% होता है, और 15% वृद्धि करने का मतलब 115% उसको बना दिया आपने। हर में 8% कमी का मतलब उसको 92% छोड़ा है, बराबर परिणामी भिन्न 15 बटा कितनी है 16। प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, और अगर आपको 23 की टेबल आती है तो 23 4 92 होता है, और 23 5 115 होता है। 5 का भाग 15 में 3 बार, और 4 का भाग 16 में 4 बार। x बटा y मूल भिन्न आपके पास में निकल कर आएगी 3 बटा कितनी 4, और राइट आंसर यहां से कितना होगा बी हो जाएगा 3/4। नेक्स्ट इसके बाद में अगला प्रश्न, एक बोतल में शराब और पानी का अनुपात 3:1 है। एक बोतल में कुछ मात्रा में शराब है और कुछ मात्रा में क्या है पानी है। एक बोतल में शराब और पानी का अनुपात 3 कितना है 1 है। ओके, ये कब का मामला है पहले का। ये अगला पूछना चाह रहा है कि शराब का कितना भाग निकालकर, ये पूछना ये चाह रहा है कि शराब का कितना भाग निकालकर, किसका मेरे बंधु शराब का कितना भाग निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाए कि बाद में यह अनुपात कितना हो जाए 1:1। शराब का कितना भाग निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाए कि बाद में यह अनुपात 1:1 हो जाए। इस पूरी कहानी का मुझे थीम समझ में आता है। किसी बोतल में शराब और पानी के कोई पार्टिकल्स हैं मेरे बंधु, शराब और पानी के पार्टिकल्स हैं। ये मान लीजिएगा शराब के पार्टिकल हैं, और कुछ मात्रा में इसमें किसके पार्टिकल हैं पानी के कण हैं, ठीक है, सॉरी अणु हैं। ये पानी हो गया, इसमें से पानी की कुछ मात्रा निकालकर उसकी जगह शराब डालोगे तो टोटल लिक्विड चेंज नहीं होगा। टोटल मात्रा क्या रहेगी, टोटल मात्रा क्या रहेगी सेम रहेगी। तो हमें नहीं मतलब है कितनी शराब कितना पानी, हम टोटल मात्रा बराबर बनाएंगे। तो टोटल मात्रा पहले 4 लीटर की थी और अब कितने की है 2 की है। और टोटल बराबर बनाने का सीधा सा फंडा है, ऊपर 2 से गुणा कर दो, नीचे 4 से 8 बन जाएंगे, या फिर नीचे 2 से गुणा कर दो, ये भी 4 बन जाएगा, वो 4 पहले ही था। इसका मतलब अब बोतल में शराब और पानी के नए रेशियो आ जाएंगे। और बताइएगा बंधु पहले शराब और पानी का अनुपात क्या था 3:1 था, तो टोटल कितना लिक्विड था 4, और बाद में शराब और पानी का अनुपात 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कितना हो गया 2। अब भी टोटल लिक्विड कितना है 4, और पहले भी कितना था 4। तो मेरे बंधु बताओ शराब कितनी निकली है 3 पहले थी शराब, और कितनी निकल गई 3 में से कितनी निकल गई 1 निकली है। तो कह रहा है कि शराब का कितना भाग निकाला, तो आपको उत्तर देना है कितना 1/3, क्योंकि शराब पहले ओनली एंड ओनली कितनी थी 3 में से कितनी निकली है 1 निकली है, और 1 में
एक मिल गया तो 2 हो गया पानी। ठीक है, तो शराब का कितना भाग निकाला, 1/3 उत्तर देना है। ये 1/4 पे मत टूट पड़ना, मिश्रण का नहीं शराब का। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में अगला प्रश्न, ये आपको समांतर रेखाएं दे रखी है कुछ। हाँ जी, ये समांतर रेखाएं दे रखी है आपको, मैं अलग से बना लेता हूं इस डायग्राम को आपके लिए ओपनली। ऐसे लो, ऐसे समांतर रेखाएं दे रखी है 3, चलो ठीक है, ऐसे 3 समांतर रेखाएं दे रखी है, एक्स वाई और जेड समानांतर हैं और कोण नीचे दर्शाए अनुसार हैं। कोण जो नीचे दिखाए हैं उसके अकॉर्डिंग है। इसने कोण कैसे दिखाए हैं बंधु, एक तो इस प्रकार से कोण बनाया है इसने, और एक ऊपर इस प्रकार से कोण बनाया है। ओके, साथ ही इसने ऐसे भी इसको मिलाया है, चलो ठीक है, मिलाया है, और मिलाया है तो इसने ये कोण 125 डिग्री दिया है। कितना दिया है, 125 डिग्री दिया है, और उस कोण को इसने 80 डिग्री दिया है। चलो ठीक है, जो भी दिया है। फिर इसके बाद में इस कोण को इसने 30 डिग्री दिया है। कितना, 30 डिग्री। फिर आपको किस कोण का मान पूछ रहा है, ए एफ बी का मान। ए एफ बी का मान पूछ रहा है, मतलब इस कोण का मान आपके पास में आ जाए तो अपना काम हो जाए। इस कोण का मान तो आ जाएगा बंधु, सुनना मेरी बातें कुछ मेरे बंधु। जब ये 2 समांतर रेखाएं हैं, अब कुछ चीजें देखते रहना, डायग्राम में मिक्स हो जाएगी। 2 समांतर रेखाओं को ये एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो इन दोनों अंतः कोणों का योग 180 होता है, और इन दोनों अंतः कोणों का योग 180 होता है, तो इस कोण की माप कितनी आएगी, तो 125 घटा दो आप, 55 आ जाएगी मेरे हिसाब से। 55 डिग्री इस कोण की माप आ गई। क्यों आ गई, क्योंकि इन दोनों का योग कितना होता है, 180। इस कोण का और इस कोण का योग 180 होता है। आप बाकी चीजें हटा दो, चाहे ये अपने आप 180 होगा। ठीक है, तो 55, 60, 70, 80। ओके, साथ में मुझे ये पता है कि ये कोण कितना है, 80 डिग्री है, शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण सदैव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ओके, और अब मुझे तो कुछ चाहिए नहीं, ए एफ बी का मान चाहिए, ये रहा एफ। ठीक है, ए एफ बी का मान चाहिए, तो ये कोई त्रिभुज दिख रहा है क्या आपको, त्रिभुज, और त्रिभुज में तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180। लेकिन अभी और अवयव चाहिए मुझे। बताओ बंधु, ये 2 रेखाएं एक दूसरे को ऐसे काट रही है, ये रेखा ऐसे गई और ये रेखा ऐसे आई, तो ये कोण कितना होगा, 30 डिग्री। अब आपको मैं एक आकृति बताऊं बंधु, इस आकृति में आप देखना, ये ऊपर वाला कोण ये ए है, और ये बी है, और ये एफ है। ये ए कोण तो 80 डिग्री है, ये कितना है, ए बी एफ, ये ए बी एफ है, ए बी एफ, सॉरी ए बी एफ को छोड़ो, आप सी वाला, ये सी वाला कोण यहाँ पे सी है, शीर्ष सी है। इस शीर्ष को मुझे सी लिखना पड़ेगा। ओके, तो इसको मैं सी लिख देता हूं मेरे बंधु, सी वाला कोण कितना है, 80 डिग्री। अपन को इसको बीच वाले को छोड़ना है। अब बताओ ये कितना है, सी बी एफ कितना है, 55, 30 कितना हो गया, 85। कितना हो गया, 85 डिग्री हो गया। अब बताओ बंधु, आपको इस कोण को कौन रोक रहा है, 80, 80, 160 और 65 हो गया, 65 हो गया, तो ये मात्र और मात्र कितना बचा, 15, क्योंकि तीनों का योग कितना होता है, 180। तो 65 और 5 70 और 1 80, 10। ठीक है, तो राइट आंसर कितना आएगा, 15 डिग्री आएगा इस कोण का मान। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। वर्त की परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा कहलाता है। बिल्कुल बात क्या है, सत्य है। वर्त की परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वर्त की क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। और वर्त की परिधि पर काट जाती है उसको अपन छेदक रेखा बोलते हैं, सेकेंड लाइन, छेदक रेखा। ओके, ये छेदक रेखा होती है, और ये क्या होती है, जीवा होती है, जिसका दूसरा नाम होता है चापकरण। ओके, इसको अपन कोड भी बोलते हैं इंग्लिश में। हाँ जी, और ये जो स्पर्श करके जाती है उसको टेंजेंट या स्पर्श रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा। प्रत्येक जीवा तो व्यास नहीं होती, लेकिन हर एक व्यास क्या होता है, जीवा। वर्त के व्यास का आधा त्रिज्या होती है, ये भी बात सही है, वर्त के व्यास का आधा त्रिज्या होती है। आयत के विकिरण परस्पर बराबर और लंबवत होते हैं, ये बात क्या है बंधु, गलत है। इसी को उत्तर कर देना आपको। आयत के विकिरण है, आयत के विकिरणों के बारे में क्या बोल गया भाई, आयत के विकिरण परस्पर बराबर तो होते हैं, ये बात तो सही है। आयत के विकिरण परस्पर बराबर तो होते हैं, लेकिन लंबवत नहीं होते हैं। आयत के विकिरण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, समद्विभाजित होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, बराबर होते हैं, समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, लेकिन आयत के विकिरण कभी भी लंबवत नहीं होते, 90 डिग्री का कोण नहीं बनता। वर्ग के विकिरण बराबर होते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, बिल्कुल सही बात है। वर्ग के विकिरण बराबर भी होते हैं,
समकोण पर भी काटते हैं और समद्विभाजित भी करते हैं। ये बात क्या है, सत्य है। तो राइट आंसर तो सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, किसी त्रिभुज के लिए कौन सा कथन सत्य है? माध्यिका शीर्ष से सामने की भुजा पर हमेशा लंबवत होती है। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, ये सिर्फ दो ही केसों में होती है। समबाहु त्रिभुज में, कौन से त्रिभुज में? समबाहु त्रिभुज में एक, समद्विबाहु में एक होती है। समद्विबाहु त्रिभुज में भी एक माध्यिका होती है जो लंबवत होती है। जैसे समबाहु त्रिभुज होता है ना, इसकी तो प्रत्येक माध्यिका लंबवत ही होती है बंधु। समबाहु त्रिभुज की तो प्रत्येक माध्यिका क्या होती है, लंबवत होती है। और समद्विबाहु त्रिभुज की एक माध्यिका होती है, वो लंबवत होती है, दूसरी वाली माध्यिका लंबवत नहीं होती है, 90 डिग्री पर नहीं काट पाती है। ये कोण देखो कितना बन रहा है। तो ये बात तो क्या है, गलत है। सत्य कथन पूछा है, समकोण त्रिभुज के दो शीर्ष लंब बराबर होते हैं। ये बात भी जरूरी नहीं। समकोण समद्विबाहु हो तब भी होता है। ओनली, ओनली एंड ओनली अपन कह सकते हैं समकोण समद्विबाहु में ही होता है। ये बात किसमें होता है? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में ही होता है। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में ही होता है। ये बात भी क्या है, गलत है। ये भी सही नहीं है। केंद्रक माध्यिका को 3:1 में विभाजित करता है। गलत बात है भाई। केंद्रक माध्यिका को किस अनुपात 1 में विभाजित करता है? 2:1 में विभाजित करता है। तो ये बात भी क्या हो गई, गलत। समद्विबाहु त्रिभुज में दो शीर्ष लंब बराबर होते हैं। ये बात बिल्कुल क्या है बंधु, सत्य है, करेक्ट है। कैसे करेक्ट है? क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज होता है, उसके दो शीर्ष लंब बराबर होते हैं। कितने शीर्ष लंब बराबर होते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज में दो शीर्ष लंब बराबर होते हैं। ये शीर्ष लंब तो बराबर नहीं होता, ये तो बराबर नहीं होता, लेकिन ये दो शीर्ष लंब क्या होते हैं बंधु, बराबर होते हैं। ये x है तो ये भी क्या होता है, x, लेकिन ये क्या है, y। समद्विबाहु त्रिभुज में दो शीर्ष लंब बराबर होते हैं। राइट आंसर है डी। हाँ जी, एक पंचभुज के अंतः कोणों का अनुपात है सबसे छोटे कोण। पंचभुज में सभी कोणों का योग का सूत्र क्या होगा? किसी भी उत्तल बहुभुज में सभी अंतः कोणों का योग होता है 2n-4 इंटू 90। कितना होता है? 2n-4 इंटू 90। पंचभुज में 2 गुणा 5, 10, 10 में से 4 घटाओ 6, 6 को 90 से गुणा करो, 9 6 54, 500 कितना, 40 डिग्री। 540 डिग्री पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योग होता है। और इनका अनुपात दे रखा है 1:3:5:9 और सभी अंतः कोणों का योग 540 के बराबर करना है। तो बताओ इनका योग कितना हो रहा है? 9 और 5 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 20 नहीं चाहिए मुझे, कितना चाहिए? 540। किससे गुणा करें? 27 से गुणा करेंगे तब जाके 540 आएगा। सबसे छोटा कोण अगर आपको चाहिए तो 27 से गुणा 1 को करो और 27 डिग्री हो जाएगा। सबसे छोटा कोण की माप पूछी है तो 27 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? एक थैले में 5 लाल, 4 नीली और 3 हरी गेंदें हैं। यादृच्छिक रूप से 3 गेंदें बिना प्रतिस्थापन की निकाली जाती है। बिना प्रतिस्थापन, तीनों के लाल होने की प्रायिकता। तो पहली भी लाल हो बंधु, कैसी लाल हो? पहली भी लाल हो, दूसरी भी लाल हो, दूसरी भी क्या हो? लाल हो, और तीसरी भी क्या हो? लाल हो, तीसरी भी क्या हो? लाल हो, लेकिन बिना प्रतिस्थापन है। लेकिन ये तीनों ही केस क्या है? बिना प्रतिस्थापन, बिना प्रतिस्थापन। इसका मतलब गेंदें कम होती जाएगी। बताओ बंधु, पहली लाल होने की प्रायिकता कितनी है? लाल टोटल कितनी है? 5। लाल 5 हैं और टोटल कितनी है? 5 और 4 9 और 3 कितनी? 12। तो टोटल कितनी है? 12। पहली लाल गेंद निकल गई। तो मैं बंधु आपको ऐसे बता देता हूं कि एक कोई भी ऐसे कोई थैला है, ठीक है, इस थैले में 5 लाल गेंदें हैं। 1 2 3 4 और ये 5 लाल गेंदें हैं। और देखो बंधु, नीली गेंदें कितनी है? 4 नीली गेंदें हैं। 1 2 3 4 नीली गेंदें। और हरी गेंदें कितनी है मेरे बंधु? हरी गेंदों की संख्या कितनी है? हरी गेंदें बताता हूं मैं आपको, हरी गेंदों की संख्या बता देता हूं। हरी गेंदें मेरे बंधु 3 है आपके पास में, 1 2 और 3। सपोज इनको हरी मान लेना आप, ठीक है। अब बताओ बंधु, पहली बार में एक लाल गेंद निकल गई, एक लाल गेंद निकल गई पहली बार में।
ये पहली बार में एक लाल गेंद निकल कर आ गई हमारे पास में। तो ये टोटल कितनी है आपके पास में? टोटल आपके पास में 5 और 4 9 और 3 12 थी। 12 में से एक लाल गेंद निकली तो 5 संभावना थी इसके अनुकूल और टोटल 12 थी। पहली लाल हो गई। और अब दूसरी क्या होगी बंधु? दूसरी भी लाल हो, इसको वहां छोड़ के आओगे क्या? ना 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 ना, दूसरी भी लाल हो तो दूसरी लाल के लिए अनुकूल घटना कितनी है ये बता दो मुझे। तो लाल के लिए अनुकूल घटना लाल के लिए सॉरी 3 और 1 कितनी है? 4 है। तो एक लाल आ गई तो बंधु बताओ 4 में से एक आई है। तो 4 में से एक आई है तो ऊपर तो मैं लिखूंगा 4, लेकिन टोटल कितनी थी? एक तो ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 ही तो बची है, क्योंकि प्रतिस्थापन तो करना ही नहीं है। तीसरी भी लाल हो। लाल के लिए अनुकूल घटना कितनी है? 3। 3 में से एक आएगी, लेकिन कुल कितनी है? 3 3 6 3 9 और 1 10 ही है, कुल 10 ही है। तो तीसरी भी लाल आ गई तो 10 ही आएगी इसके अनुकूल घटना। ओके, इसका मतलब ये प्रायिकता हो गई। रिप्लेसमेंट तो आपने किया ही नहीं है ना। तो ये 5 गुणा 4 गुणा 3 बटे 12 गुणा 11 गुणा 10, काटा पीटी कर दो। 5 का भाग 10 में 2 बार, 2 का भाग 4 में 2 बार, 3 दूनी 6 से ये 12 2 बार, तो ऊपर तो 1 और नीचे कितना? 22। 1/22 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, जो कि ए ऑप्शन में है। नेक्स्ट इसके बाद में एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी भी दे रखी है, समांतर भुजाओं का अंतर भी दे रखा है, तो समांतर भुजाओं की लंबाई। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल काफी बार आ चुका है, तो 475 बराबर 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग हमें नहीं पता है, इनटू उनके बीच की दूरी कितनी है? 19 है। बंधु 19 से आप इसको सोल्व कर लो, आपके पास में समांतर भुजाओं का योग आएगा 19 से कम 19 से 19 दूनी 38, बचेगा कितना? 9 बचेगा आपके पास में। 9 और 5 19 5 95। तो बताओ बंधु a प्लस बी बराबर कितना आया? 25 दूनी कितना? 50। तो ये कह रहा है समांतर भुजाओं की लंबाइयां क्या है? सब में योग 50 किस में हो रहा है? इसमें तो योग कितना हो रहा है? इसमें तो योग हमारे पास में कितना हो रहा है बंधु? 55 हो रहा है। इसमें योग कितना हो रहा है? योग, हाँ जी, ये योग कितना हो रहा है इसमें ये बता दो। इसमें योग हो रहा है 30 30 60 और 2 62। ओके, इसमें योग कितना हो रहा है? 65। काहे के ये उत्तर होंगे? ये कोई सा ही उत्तर नहीं होगा। इसमें योग कितना हो रहा है मेरे बंधु? 27 और 23 कितना? 50। योग 50 एक ही केस में हो रहा है, तो राइट आंसर तो कौन सा होगा? ए ही होगा। पहला तो ये तरीका। दूसरा अंतर 4, अंतर 4 बंधु 23 और 27 का 4 है, इनका अंतर कितने का है? 5 का। ये तो फिर गई, डबल बार कट गई। ये अंतर से नहीं कटेगी, ये भी अंतर से। इन दोनों में ऑब्जेक्शन रहा, लेकिन योग 62 डिग्री सॉरी 62 है, जबकि हमें कितना चाहिए? सॉरी 50 ही चाहिए। क्यों करें अपन इसको आगे बढ़ाओ और ऐसे करो, तो ऐसे कर लेना a प्लस बी बराबर 50 है, और 2 का अंतर a माइनस बी बराबर कितना दे रखा आपको? 4। जोड़ देना 2a बराबर b से b कट गया 54, तो a बराबर तो 27 आई गया, कहीं भी रख देना। b का मान कितना आ जाएगा? 23। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन। अगला है एक आयत और एक वर्ग के परिमाप बराबर है। वर्ग का परिमाप 96 सेंटीमीटर है, ये कोई स्क्वायर है, और इसका परिमाप, इस वर्ग का परिमाप 96 है। परिमाप कितना है? 96 है। एक आयत और एक वर्ग के परिमाप बराबर है, वर्ग का परिमाप 96 है। आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है। आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है। बंधु बताओ 96 में किसी वर्ग का परिमाप होता है, तो बताओ बंधु 24 इसकी प्रत्येक भुजा होगी कि नहीं होगी? क्योंकि 24 4 ही कितना होता है? 96 में। कह रहा है कि आयत की चौड़ाई इसकी वर्ग की भुजा से 4 कम है, तो आयत की चौड़ाई तो 20 हो गई। लंबाई का हमें पता नहीं, लंबाई निकाल लेंगे हम। तो बताओ बंधु वर्ग का परिमाप ही किसके बराबर है? आयत के परिमाप 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। मेरे बंधु बताओ 96 में 2 का भाग लगाऊं तो 48 आएगा,
और ये आएगा L प्लस ए, B का मान कितना है 20, यहां से L का मान कितना आएगा 28, L का मान 28 आएगा। तो ये कह रहा है आयत के क्षेत्रफल का दोगुना किसके बराबर है, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, आयत का क्षेत्रफल होगा लंबाई 28 गुणा चौड़ाई कितनी 20, 28 दूनी 56 और ये 560, और इस 560 का दोगुना तो 560 गुणा 2 कर लो, 1120 जिस ऑप्शन में है वो राइट आंसर होगा। तो 1100 कितना हो गया 20। नेक्स्ट इसके बाद में अगला प्रश्न, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, 2 दरवाजों की माप है और 4 खिड़कियों की माप है। तो कह रहा है दरवाजे और खिड़कियों को छोड़कर शेष भाग पर रंगाई 16 रुपए 50 पैसे की दर से रंगाई कराने का कुल खर्चा। तो बताओ बंधु, दरवाजे और खिड़कियों को छोड़कर दीवार के शेष भाग पर चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 गुणा ऊंचाई कोष्टक लंबाई प्लस से चौड़ाई, और ये आएगा 2 गुणा ऊंचाई 8 लंबाई प्लस चौड़ाई 24 प्लस कितना 18। ले बता बंधु, 8 दूनी 16, 24 और 18 कितना हो गया 42 हो गया। ठीक बात है, हाँ जी। तो 16 दूनी 32, बच गया कितना 3, और 16 दूनी 32, 16 43, 16 4 64, 64 और 3 कितना 67, 672 वर्ग मीटर आ गया चारों दीवारों का क्षेत्रफल। इसमें क्या है 2 दरवाजे हैं, कितने दरवाजे हैं 2 दरवाजे, 3 मीटर गुणा 2 मीटर कितना होता है 6 मीटर स्क्वायर, लेकिन 6 मीटर स्क्वायर को 2 दरवाजों के लिए कितने हो जाएगा 6 दूनी 12 मीटर स्क्वायर दरवाजे हो गए। ओके, ये घटेंगे 672 में से, माइनस से खिड़कियां और घटेगी 1 मीटर इंटू आधा मीटर, 1 मीटर इंटू आधा मीटर होता ही हुआ 0.5 वर्ग मीटर, 0.5 वर्ग मीटर को आप 4 से गुणा करोगे ये 2 मीटर स्क्वायर आएगा, और 2 मीटर स्क्वायर आपको खिड़कियों का घटाना पड़ेगा। 672 में से 12 घटाया 660, 660 में से 2 और घटाया तो 658 वर्ग मीटर आ गया, और 658 वर्ग मीटर है, इसको बंधु 16 रुपए 50 पैसे के हिसाब से गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 658 गुणा 1650 बटे क्या कर दूं मैं 100 ही कर दूं, इसको 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, क्या कर लो मल्टीप्लाई कर लो, ये रुपए दे देगा आसानी से, कोई बड़ी बात नहीं है। बंधु कैसे दे देगा मान देखो, सुनना मेरी बात। आप इसको काटना चाहो तो 5 का भाग 2 बार, 5 3 15 और 5 3 15 33, 2 का भाग इधर दे दो आप, कितनी बार दोगे 2 3 6 और 2 दूनी 4, 2 9 18। मेरे बंधु 329 इंटू 33 कर लो, ये 329 इंटू 33 करेंगे, 9 3 27, 3 दूनी 6 और 2 8 और 3 3 कितना 9, ये 7 8 और 9 कितने रुपए आएंगे 15 और 18 और ये 10, तो 10,857 रुपए आएंगे। तो 10,857 यहां चौथे ऑप्शन में है बंधु, 10,800 कितना 57, 10,857 यहां चौथे ऑप्शन में है, तो ये क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें फोर्थ ऑप्शन में है 10,857। ठीक है, थोड़ा सा इसमें हाइड हो रहा है। नेक्स्ट अगला, एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ और आयतन दे रखा है, इसके व्यास का इसकी ऊंचाई से अनुपात क्या होगा। बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, बराबर कितना दे रखा है 264। ओके, और इसका आयतन कितना दे रखा है पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना दे रखा है 924। ये प्रश्न पिछले टेस्ट में भी था, लेकिन ऐसे नहीं था, वो वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ को लेकर था, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज है इसमें। 2 पाई आर एच में एक काम कर दो, पाई आर स्क्वायर एच का भाग लगा दो, तो 264 में भी 924 का क्या लग जाएगा भाग। जो जो कट रहे हैं उनको काटते चलो बंधु। एस तो गया, पाई भी गई, आर से स्क्वायर गया, 2 का भाग है 1 3 और 2 132, तो 1 बटे आर बराबर 132 बटे 924, काटा पीटी कर लो उत्तर दिखा देगा। 4 का भाग 4 × 12, 4 × 12, 4 दूनी 8, 4 × 12, 4 × 4, मेरे हिसाब से ये 7 से कटेगा, तो 1 बटा आर बराबर 7 21, 7 21 और 22 23, 1 बटा 7। इसका मतलब आर बराबर इसमें कितना आ गया 7।
हाँ जी, बताओ बंधु, r बराबर 7 आ गया तो आपको कहीं से भी h मिल जाएगी, यहां से मिल जाएगी। 2 पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 7 इंटू एच बराबर 264। 7 से 7 तो कैंसिल आउट हो गया, 22 से कम 22 से और बच गया 4, 22 दूनी 44, 12। तो h का मान कितना आ गया? 6। आपको क्या पूछ रहा है? इसके व्यास का, किसका? व्यास का। तो व्यास होगा 6 का डबल 12। इसकी ऊंचाई से, किससे? ऊंचाई से अनुपात पूछ रहा है, तो ऊंचाई कितनी? सॉरी व्यास का मेरे बंधु, व्यास का पूछ रहा है आपको, व्यास का पूछ रहा है। तो व्यास देखो वहां से कितना? 14। इसकी ऊंचाई कितनी? 6। तो ये 7 अनुपात कितना आ जाएगा? 3। कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, एक चक्रीय चतुर्भुज दे रखा है, इसका सबसे बड़ा कोण। बंधु चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने कोणों का योग 180 होता है। तो मैं कह सकता हूं कि ये इधर नीचे कोने में पड़ा है वो 4y प्लस कितना है? 20, और उधर वो कितना है? माइनस का 4x बराबर चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये मेरे पास में एक समीकरण बन जाएगी, 4y माइनस 4x बराबर 160। 180 में से 20 घटेगा, 4 का भाग दे दूं तो y माइनस x बराबर कितना डिग्री आ गया? 40 डिग्री। ये एक इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन में यहां से बनाऊंगा इन दोनों का योग 180 के बराबर करके। तो 3y माइनस 5 डिग्री प्लस माइनस का 7x प्लस 5 बराबर 180 डिग्री। 5 से 5 तो कट गया, ये 3y माइनस से 7x बराबर कितना आ गया? 180 डिग्री। अब बताओ मुझे, इस पूरी समीकरण दोनों से तुलना कर लूं। एक समीकरण आ गई 3y माइनस 7x बराबर कितना? 180 डिग्री। इस पूरी समीकरण को मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 7y माइनस 7x बराबर 280 डिग्री। हाँ जी, घटा लेता हूं इसका चिन्ह माइनस का, इसका प्लस, इसका माइनस। 7x से 7x कट गया, ये माइनस का 4y बराबर आ गया आपके पास में माइनस का कितना? 100 डिग्री। आया कि नहीं आया? देखो आया, माइनस का 4y बराबर माइनस का 100 डिग्री। तो y बराबर कितना आया? प्लस का 25 डिग्री। y बराबर प्लस का 25 है तो इसको कहीं पे भी रख दो। y बराबर प्लस का 25 डिग्री है, उसको 25 को उधर ले जाए, घटाओ, x का मान माइनस का 15 डिग्री आएगा। और x का मान माइनस का 15 डिग्री, तो घबराओ मत, ये तो 15 चौके 60 माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, तो कितना? 60 डिग्री। और y का मान 25, 25 चौके 100, 100 और ये कितना हो गया? 120 डिग्री। ओके, x का मान माइनस का 15 है, घबराओ मत, 15 सातु 105 होता है। 105 और 5 कितना हो गया? 110 हो गया। मेरे हिसाब से वो 70 बचना ही है। 25 थी 75 में से घटाओगे 5 तो कितना? 70 डिग्री। आपको क्या पूछा है? इसका सबसे बड़ा कोण कितना डिग्री है? सबसे बड़ा कोण तो मुझे कितना मिल रहा है? 120 ही मिल रहा है, 120। ठीक है, हाँ जी। 10 अवलोकनों का माध्य 20 और माध्य का 15 है। प्रत्येक अवलोकन में 6 जोड़ा, तो बंधु कह रहा है नए अवलोकनों का बहुलक ज्ञात करना है। बंधु 10 अवलोकनों का, पहली बात तो यहां से ये क्लियर करना पड़ेगा, 10 अवलोकन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 अवलोकनों का माध्य 20 है। प्रत्येक अवलोकन में 10 अवलोकनों का माध्य 20 है। इन अवलोकनों का माध्य यदि आपके पास में 20 है, x बार यदि 20 है और माध्यिका आपके पास में कितनी है? 15। तो कह रहा है प्रत्येक अवलोकन में 6 जोड़ेंगे, तो हर अवलोकन में 6 जोड़ोगे तो माध्य में भी कितना जुड़ेगा? 6 जुड़ेगा। माध्य में भी कितना जुड़ेगा? 6 जुड़ेगा। प्रत्येक अवलोकन में 6 जोड़ोगे तो नया माध्य भी कितना आएगा? नया माध्य भी x बार भी 6 जुड़ेगा तो कितना आएगा? 26। और प्रत्येक में 6 जोड़ा है। पहले माध्यिका 15 कैसे निकली थी? पहले माध्यिका निकली थी बंधु बीच वाले 2 को जोड़ के 2 का भाग, इन दोनों का एवरेज थी माध्यिका। इन दोनों का एवरेज ही क्या थी? माध्यिका थी। इन दोनों का एवरेज माध्यिका थी, तो इन दोनों में 6 से जोड़ दिया तो अब माध्यिका में भी 6 जुड़ गया, तो नई माध्यिका भी 6 जुड़ के आएगी, तो माध्यिका 6 जुड़ेगी तो 15 और 6 कितना? 21। नए सेट का बहुलक क्या है? नए सेट का बहुलक होता है 3m माइनस
2x बार। तो बता बंधु 3m, m कितनी 21 माइनस 2x बार कितना 26। लो बताओ 21 थी 63 माइनस 26 दूनी 52, तो नए सेट का बहुलक कितना होगा 11 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ओके दोस्तों, नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 40 विद्यार्थियों की कक्षा में लंबाई दी गई है। कह रहा है कि प्रसार में विद्यार्थियों की संख्या भी दी गई है, कोई बात नहीं। बहुलक कक्षा की ऊपरी सीमा, क्लास ऑफ मोड की ऊपरी सीमा, बहुलक कक्षा की ऊपरी सीमा और माध्यिका कक्षा की निचली सीमा का योग क्या है। बहुलक कक्षा की ऊपरी सीमा, बहुलक वर्ग कौन सा होगा, जिस वर्ग की बारंबारता सर्वाधिक होती है उसी वर्ग को कहा जाता है बहुलक वर्ग। क्या कहा जाता है, बहुलक वर्ग कहा जाता है। और बहुलक वर्ग की उच्च सीमा कितनी हो गई 155 हो गई। ओके, निम्न सीमा कितनी होगी 150। माध्यिका निकालने का अलग ही फंडा है, सीएफ निकालनी पड़ेगी। पहले 3 में 6 जोड़ा 9, 9 और 12 कितना 21, 21 और 9 कितना 30, 30 और 10 कितना 40। 40 को अपन n से लिखेंगे और 40 बटे 2 करेंगे, n बटा 2 बराबर कितना 20। 20 से ठीक बड़ी सीएफ कौन है 21 ही है। और 21 के संगत वर्ग को, इसको ही अपन क्या कहेंगे माध्यिका वर्ग। तो इसका मतलब इसी में माध्यिका हो जाएगी माध्यिका वर्ग। तो माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा कितनी है 150। माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा 150, बहुलक वर्ग की उच्च सीमा 155। दोनों का योग पूछा है 5, 10 और 3, 300 कितना आ जाएगा 5, जो कि कौन से ऑप्शन में है सी ऑप्शन इसका क्या होगा राइट। और लास्ट क्वेश्चन, यदि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य 2n बटा 3 है तो n का मान क्या होगा। बड़ा अच्छा प्रश्न है। पहली n प्राकृत संख्याओं का, तो पहली n का मान, n बराबर में कितना ले लूं 1, n बराबर 1 ले लूं तो बंधु पहली प्रथम एक प्राकृत संख्या कितनी होती है। तो n का मान 1 ले लूं तो प्राकृत संख्या कितनी होती है आपके पास में, n का मान 1 ले लिया तो प्राकृत संख्या भी 1 होगी। और इनका माध्य कितना होगा, इनका माध्य होता है बंधु 1 का माध्य कितना आता है 1 ही आता है। तो n का मान 1 रखोगे तो ये तो 2 बटा 3 दे रहा है, इसका मतलब ये तो सही नहीं है। n बराबर 2 कर दूं तो पहली 2 प्राकृत संख्या कौन सी हो जाएगी 1,2। और इनका माध्य कितना होता है, इनका माध्य होता है 1 और 2 को जोड़ो और 2 का भाग लगाओ, तो 3 में 2 का भाग लगाओ 1.5। n का मान 2 पर 2 दूनी 4 में 3 का भाग लगाते हैं, वो खुद कितना देगा, वो खुद कितना देगा यहाँ पे n का मान 1 पर 2 बटा 3 का मतलब 0.0666 ऐसे देगा। ओके, और 4 बटा 3 पर 1.33 दे देगा, कितना दे देगा 1 पॉइंट कितना दे देगा 3 दे देगा ऐसे। ठीक है, हाँ जी, n बराबर 3 पर उसका क्या हाल होगा, 3 पर होगी 1, 2 और 3 प्राकृत संख्या। बहुत ही लॉजिकली तरीके से समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करो। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य 2n बटा 3 है, तो n का मान क्या होगा मेरे बंधु, पहली n का मतलब 1, पहली एक प्राकृत संख्या का माध्य 1 ही आता है, जो कि वो नहीं दे रहा है। n का मान 1 रखने पर, n का मान 2 रखने पर प्राकृत संख्याएं 2 हो गई। प्रथम 2 प्राकृत संख्याएं 1 और 2 होती है यार, इनका माध्य तो 1.5 आ रहा है, जबकि ये कह रहा है कि कितना आ रहा है 1.33 2 रखने पर। और पहली 3 प्राकृत संख्याएं हो गई 1, 2, 3, और इनका माध्य कितना होता है, तीनों को जोड़ो मेरे बंधु 3 बटा 3 कितना होता है, सॉरी 3, 2, 5 और 1 6 बटा 3 कितना होता है 2। और बंधु बताओ वहां से कितना आएगा, 3 रखो, 3 दूनी 6 में 3 का भाग लगाओ, 6 में 3 का, तो 2 गुणा 3 6 में 3 का भाग लगाएं तो ये भी 2 दे रहा है। इसका मतलब मान क्या आ रहा है, समान आ रहा है। तो मान समान आ रहा है तो n का मान यहाँ पे मोस्ट प्रीफर आंसर कौन सा होगा 3 ही होगा। मैं आगे बढ़ा के और कोशिश करता हूं समझाने की। n बराबर 4 हो गया तो पहली 4 प्राकृत संख्याएं हो गई 1, 2, 3, 4। इनका माध्य नेचुरली कितना आएगा, नेचुरली इनका माध्य आएगा 4, 3, 7, 8, 9, 10, 10 में 4 का भाग लगाते हैं, 4 दूनी 8, 2.5, 2.5 और ये कितना देगा 4 रखने पर, 4 दूनी 8 में 3 का भाग लगाते हैं, 3 दूनी 6, 2.66 ऐसे देगा। इसका मतलब सेम मान तो सिर्फ एक 3 पर ही आ रहा है, तो माध्य 2 दे रहा है, तो n का मान कितना होगा बंधु 3 होगा। थोड़ा अच्छा प्रश्न है, इसका ध्यान ही रखना। ओके, थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार दोस्तों, अपनी जो ग्रेड 3 की टेस्ट सीरीज चल रही है
उसके जो क्वेश्चंस हैं उनके मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूं। पहला क्वेश्चन है मध्य पटलिका। तो आपको पता है कोशिका भित्ति में 3 परतें होती हैं और 3 परतों में 2 कोशिकाओं के बीच की जो मिडिल लेमेला होती है उसको मध्य पटलिका कहते हैं। और मध्य पटलिका में कैल्शियम और मैग्नीशियम के पैक्टेट होते हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट ऑप्शन। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि शुक्र जनन यानी शुक्राणुओं का निर्माण, शुक्र जनन के समय शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण कहां से होता है। तो आपको पता है कि शुक्राणु की संरचना कुछ इस तरीके से होती है। ये शुक्राणु की पूंछ है, ठीक है। तो आपको पता है कि शुक्राणु का ये तो मध्य भाग है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ये पूंछ होती है जो तारकाय से बनी होती है, और ये बॉडी है, और इसका ये जो नुकीला भाग है इसको कहते हैं एक्रोसोम। एक्रोसोम ये लाइसोसोम की तरह काम करता है क्योंकि इसमें भी एंजाइम होते हैं। इसमें क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं जो निषेचन के समय अंडाणु की जो झिल्लियां होती हैं, आवरण, अंडाणु के बाहर जो आवरण होते हैं उनको तोड़ने का काम करती हैं। और माइक एक्रोसोम पूछे चाहे लाइसोसोम पूछे, दोनों का ही निर्माण होता है गोल्जी काय द्वारा। गोल्जी काय में जो वेसिकल्स होते हैं जब वो फटते हैं तो उनसे भरे हुए पदार्थों से निर्मित होते हैं शुक्राणु का एक्रोसोम और कोशिका का लाइसोसोम। मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र के किस भाग में ऑक्सीजन रहित रक्त, तो ऑक्सीजन रहित रक्त बहता है सिराओं में और फुफ्फुसीय धमनी में। सिराओं में और फुफ्फुसीय धमनी में, फुफ्फुसीय धमनी ऑप्शन में है नहीं तो सिराओं में बहता है। लेकिन कौन सी सिरा में नहीं बहता है, फुफ्फुसीय सिरा में शुद्ध रक्त बहता है। तो महासिरा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। भोजन के अवयवों को उनके कार्यों के आधार पर सुमेलित करना है। तो प्रोटीन जो है वो शारीरिक वृद्धि एवं विकास के लिए जरूरी है, बिल्कुल सही सुमेलित है। विटामिन जो है वो मेटाबॉलिक रेगुलेटर का काम करती है, सही है। डीएनए और आरएनए जो है वो आनुवंशिकता में सहायक है। खनिज लवण जो है वो मेटाबॉलिक रेगुलेटर का काम करते हैं, लेकिन ऊर्जा प्रदान करने का जो काम है वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का। तो ये जो है ये सही सुमेलित नहीं है। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है। ये जो ऑप्शन है इनमें से सही कथन कौन सा है। पहला है श्वसन तंत्र के अंतर्गत गैसों को अंदर लेना, तो अंदर लेना कहलाता है निश्वसन, जबकि अंदर लेना उच्च श्वसन और बाहर लेना निश्वसन, इसमें उल्टा दे रखा है। अंदर लेना निश्वसन कहलाता है, बाहर लेना उच्छ्वसन, बाहर छोड़ना उच्छ्वसन कहलाता है। तो पहला तो गलत है। आपसे पूछा सही कथन, मनुष्य में श्वसन दर स्पायरोमीटर से मापी जाती है, सही कथन है। पादप जो है वो श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, तो श्वसन में ऑक्सीजन, प्रकाश संश्लेषण में CO2 ग्रहण करते हैं, लेकिन इसमें उल्टी दी हुई इसलिए ये भी गलत है। वायुमंडल में गैसों का प्रतिशत उच्च श्वसन में, उच्च श्वसन मतलब छोड़ी गई श्वास, जो कि गलत है। वायुमंडल में गैसों का प्रतिशत ग्रहण की गई श्वास के समान होता है। तो आपका जो ऑप्शन हो गया वो बी सही हो गया। इस ऐसे पर ये जो उच्च श्वसन निश्वसन का जो कंफ्यूजन है, इस कंफ्यूजन को दूर हमेशा करें अंग्रेजी ट्रांसलेशन को देखकर। मैच करने हैं तो हमें आपस में मैच करके बताना है कि कौन सा किससे मैच हो रहा है। अच्छा, तीव्र रोग और दीर्घकालिक रोग, तो आपको पता है कि टाइफाइड जो है वो तीव्र रोग होता है, कुछ ही दिन में इन्फेक्शन कर देता है। पीलिया जो होता है वो भी कुछ ही समय में प्रभावित करता है, ठीक है। कुष्ठ रोग काफी लंबे समय तक चलता है। क्षय रोग कई दिनों तक चलता है। मलेरिया ये भी तुरंत ही प्रभावित करता है, प्लाज्मोडियम के संपर्क में आने के सप्ताह भर के अंदर अपन बहुत तेज बीमार हो जाएंगे। तो 1 2 5 जो है ये तो है तीव्र रोग, और जो बच गए 3 4 और 6 ये हैं दीर्घकालिक रोग। दीर्घकालिक रोग मतलब जो शरीर को लंबे समय तक प्रभावित करते हैं। शुक्र जनन की प्रक्रिया होती है इस सर्टोली कोशिकाओं में, जिनको कहते हैं शुक्राणु जनन नलिकाएं। कौन सी पेशी युग्म अनिच्छिक पेशियों के बारे में बताता है, तो अनिच्छिक पेशियां होती हैं, एक तो हृदय पेशियां जो है वो अनिच्छिक होती हैं, ठीक है। चिकनी पेशियां जो होती हैं वो भी अनिच्छिक पेशियां होती हैं। तो 2 और 3 जो है पहला ऑप्शन आपका सही उत्तर है। कौन सा जाइलम का घटक नहीं है, तो सिव ट्यूब जो है, सिव नलिकाएं जो हैं ये जाइलम का घटक नहीं है, फ्लोएम का घटक है। कौन सा जैव रासायनिक अवसादी चक्र, अवसादी चक्र जब भी पूछे तो सल्फर और फास्फोरस याद रखो, फास्फोरस जो है वो अवसादी चक्र है। इसके बाद में आगे आपके केमिस्ट्री के प्रश्न हैं, उनको अपन हल करते हैं।
सभी को नमस्कार। आपके टास्क आधारित टेस्ट सीरीज का जो टेस्ट हुआ था उसके क्वेश्चन अपन केमिस्ट्री वाले देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया था, दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। अघुलनशील मतलब जो आपस में मिक्स नहीं होते, उनको कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो आपको ये बात बताई हुई है कि किस तरह से आप सेपरेट करेंगे इनको कैसे सेपरेट करेंगे। तो आप देखिए, इनके लिए अपन बात करें, एक पृथककारी कीप यूज किया जाता है। एक क्या यूज किया जाएगा, एक पृथककारी कीप यूज किया जाता है। उसकी सहायता से हम इनको सेपरेट करते हैं। पृथककारी कीप कैसा होता है, इस तरह का ये कीप होता है, ठीक है। इसके नीचे नोजल लगा रहता है और इसके अंदर आप ये दोनों जो मिक्स हो गए वो सॉल्यूशन आप इसके अंदर भर देंगे और इनकी अलग अलग लेयर आपको मिलेगी। ये एक अलग सॉल्यूशन होगा, इसके ऊपर वाला अलग सॉल्यूशन होगा और अलग अलग लेयर के सॉल्यूशन है। तो इनको आप क्या कर देंगे, इस नॉब को खोल करके आप सेपरेट कर सकते हैं। तो आसवन विधि भी नहीं है, ऊर्ध्वपातन भी नहीं है, वाष्पीकरण भी नहीं है, तो कौन सा होगा, पृथककारी कीप की सहायता से। क्या आंसर हो जाएगा इसका, पृथककारी कीप की सहायता से। इसको बोलते हैं अपन पृथककारी कीप। तो इसकी सहायता से आप उसके अंदर डाल करके और कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यौगिक के लिए असत्य कथन, रॉन्ग स्टेटमेंट आपको बताना है। इसका कंपाउंड का रॉन्ग स्टेटमेंट। तो देखो, पहला ऑप्शन आपको दे रहा है, तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। दूसरा, नए पदार्थ यानी यौगिक का संगठन सदैव स्थायी होता है। कंपोजिशन है वो क्या होगा, सेम होगा या स्टेबल होगा। नए पदार्थ या यौगिक के गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं। जो पहले इसके अंदर ये कह रहा है कि ए और बी दो पदार्थ हैं, ये आपस में रिएक्शन करके और नया कंपाउंड बनाएंगे और ये कंपाउंड है, इसके प्रॉपर्टीज इन दोनों से कंप्लीट रूप से डिफरेंट होंगे। ये बात सही है। नए घटकों को भौतिक और विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। तो आप देखो कि ये जो नया पदार्थ बना, इसके जो कंपाउंड थे, जैसे जो घटक थे, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन करके आपने H2O बनाया, तो इसके अंदर जो कंपोनेंट है कौन कौन से, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इन दोनों को आप भौतिक विधियों से सेपरेट कर सकते हैं, ये कह रहा है। तो ये बिल्कुल नहीं कर सकते। ये स्टेटमेंट आपका सही है, ये वाला स्टेटमेंट भी सही है और ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। ये दो एलिमेंट है, दोनों रिएक्शन करके नया कंपाउंड बना रहे हैं, ये स्टेटमेंट पहला था, ये सही है। दोनों का कंपोजिशन है, नए पदार्थ का कंपोजिशन सदैव स्थायी रहता है, मतलब H2O है, इसका कंपोजिशन क्या रहेगा, इनका जो रेशियो है वो भी फिक्स रहेगा। फिर तीसरा स्टेटमेंट आपका यही था कि इनके गुण है, जो कंपाउंड है इसका गुण उनसे डिफरेंट होंगे। और चौथा स्टेटमेंट है जो असत्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके, इसका आंसर हो जाएगा आपके डी। आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कथन दे रखा है और कारण दे रखा है आपको। कथन और कारण की बात कर रहा है। कथन के अंदर कह रहा है कि अणु पदार्थ का स्वतंत्र अस्तित्व रखने वाला सबसे छोटा कण है। बिल्कुल सही है भाई। परमाणु जो होता है, परमाणु जो होता है वो अस्थायी पार्टिकल है। वो कैसा है, अनस्टेबल पार्टिकल है, अस्थायी कण है और सबसे छोटा है। लेकिन इसके बाद कौन है, अणु, और अणु क्या होता है, स्थायी पार्टिकल है। तो पदार्थ का स्थायी पार्टिकल कौन सा है, सबसे छोटा, वो होता है अणु। ये बात तो सही है, कथन तो सही है। कारण की बात करो, अणु दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बनता है, ये बात भी सही है। कथन भी सही है, कारण भी सही है। ठीक है, सही विकल्प चुनिए। कथन व कारण दोनों सही है। कारण कथन की सही व्याख्या करता है, नहीं व्याख्या नहीं कर रहा, प्रॉपर व्याख्या नहीं कर रहा कि इसका ये अस्तित्व रखने वाला सबसे छोटा कण है, ये व्याख्या नहीं कर रहा। दोनों सही है, कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता, यही इसका ऑप्शन सही है।
तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला 144, निम्न में से किस पीएच पर दांतों का क्षय शुरू होता है? दांतों का अपघटन कौन सी पीएच के ऊपर शुरू हो जाएगा? तो आपको ध्यान रखना है एसिडिक पीएच के अंदर दांतों का क्षय होता है। तो देखो 7.5 से कम ये भी नहीं है, 6.5 से कम ये भी नहीं है, और एसिडिक में भी कौन सी 5.5 से कम पीएच होगी तो ही ये क्या होगा? क्षय होगा। ठीक है, इसमें भी हो रहा है, तो ये यहां से शुरू हो रही है। ठीक है, 5.5 से, 4.5 से भी होगा, लेकिन शुरुआत कहां से? 5.5 से। तो 5.5 से कम होते ही आपकी शुरुआत हो जाएगी दांतों का डिके होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके 145, निम्न में से द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल आपसे पूछ रहे हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब दो कंपाउंड ऐसे हैं जिनके बीच में आपस में आयनों का एक्सचेंज हो, तो उसको आप क्या बोल दोगे? डबल डिस्प्लेसमेंट। जैसे देखो, इसके अंदर आपने सोडियम सल्फेट देखा, इधर आपने बेरियम क्लोराइड देखा, बेरियम के साथ क्लोराइड है और सोडियम के साथ सल्फेट है, ये आपस में एक दूसरे के अंदर देखो चेंज हो रहे हैं। इधर आपके पास केवल Fe था और इधर Pb था और ये इधर जिंक था। ये सब एग्जांपल किसके हैं? ये डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट की बात हो गई, ये डिस्प्लेसमेंट के अंदर होंगे, और ये कौन सा है? डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है। आयन आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं, तो इसको आप क्या बोलोगे? डबल डिस्प्लेसमेंट द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगली रिएक्शन है, निम्न अभिक्रिया में अपचायक व ऑक्सीकारक क्रमशः होंगे। तो कौन कौन सा अपचायक है और कौन सा ऑक्सीकारक है? अपचायक मतलब रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीकारक मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये रिएक्शन दिख रही है आपको, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन इक्वल्स टू जिंक प्लस CO, ये दिख रही है। इसके अंदर आपको दिख रहा है कि ये +2 से ये 0 में जा रहा है, +2 से 0 में जा रहा है, मतलब इसका हुआ रिडक्शन। रिडक्शन किया किसने? इस कार्बन जो रिडक्शन इसका कर रहे हैं, किसी दूसरे पदार्थ का रिडक्शन करने वाला हमेशा अपचायक होता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया? कार्बन। दूसरी बात, ऑक्सीकारक भी बताना है आपको। तो ऑक्सीकारक की बात करें तो आप ये देखो कि इसके अंदर आपने देखा कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहां से ये किस में जा रहा है? +2 के अंदर जा रहा है, +2 में जा रहा है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन किया किसने? तो जिंक ऑक्साइड ने ऑक्सीडेशन किया है, इसका मतलब ये क्या होगा? ऑक्सीकारक। क्या होगा ये? ऑक्सीकारक। तो किसी दूसरे का ऑक्सीकरण करने वाला ऑक्सीकारक और किसी दूसरे का अपचयन करने वाला अपचायक होता है। तो कार्बन अपचायक हो गया और ऑक्सीकारक कौन हो गया? जिंक ऑक्साइड। तो आपको क्रमशः पूछा है, तो देखो अपचायक को पहले लिखना है कार्बन और जिंक ऑक्साइड, कार्बन और जिंक ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन सा प्रकार्यात्मक समूह एल्डिहाइड का है? कौन सा प्रकार्यात्मक समूह एल्डिहाइड का है? तो आपको सीधा सीधा पता है ये किसका है? एल्कोहल का। ये किसका है? एल्कोहल का। और ये किसका है? कार्बोक्सिलिक एसिड का। कार्बोक्सिलिक एसिड का। ये किसका है? कीटोन का। और ये कौन सा है? एल्डिहाइड। ये किसका है? एल्डिहाइड का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 3। अगला है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का आणविक द्रव्यमान होगा। तो पहले आपको यह पता होना चाहिए नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है। तो HNO3, और HNO3 जो है इसके अंदर हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का कितना? 14, ऑक्सीजन का 16, तो ये हो जाएगा कितना? 14 और
16 गुणा 3 48, 48 और 15 कितना होता है 63, कितना हो जाएगा 63। ठीक है, कर लेंगे। इसके बाद अगला आता है अमोनियम सल्फेट का सूत्र। तो ये बात बताई हुई है, अमोनियम तो जो आयन है जो पहले लिखा है वो आयन धनायन होता है, जो बाद में लिखा होता है वो क्या है ऋणायन है। और इनके आवेश सहित इनके फॉर्मूले लिख लिए और इनके आवेश को बराबर करने के लिए आपने क्या कर दिया, इनका इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो इसके आवेश को इसके नीचे, इसके आवेश को इसके नीचे, तो क्या किया NH4 का ट्वाइस और SO4, ये फॉर्मूला इसका होगा NH4 का ट्वाइस SO4। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला रासायनिक परिवर्तन के लिए सत्य है। रासायनिक परिवर्तन के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है, इसके दौरान नए पदार्थ का निर्माण होता है। बिल्कुल ये बात सही है कि जो रासायनिक परिवर्तन है उसमें ये नया पदार्थ बनता है। परिवर्तन के दौरान पदार्थ का रासायनिक सूत्र परिवर्तित होता है, केमिकल फॉर्मूला चेंज होगा, बिल्कुल होगा। उसके बाद रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय है, इरिवर्सिबल होते हैं, ये बात भी सही है। सभी स्टेटमेंट इसके राइट है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।